हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हर कोई बच्चा, हर कोई एस्पिरेंट, इसकी जर्नी बीएससी से शुरुआत होती है, फिर डिफरेंट एमएस से, एंट्रांस से होते हुए मास्टर्स में तो आ ही जाते, फिर ख्वाब देखने लग जाते हैं सीएसआर नेट गेट के या उन्हीं पर्टिकुलर हर स्टेट के। फिर शुरुआत की जाती है इस ख्वाब को प्रिपरेशंस करने के लिए, और बहुत ही हार्डवर्क, डेडिकेशंस और मेहनत के साथ इस ख्वाब को पूरा किया जाता है। अब आज हमारे साथ एमपी से ऐसे ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने पूरे 6 महीने, साल भर मेहनत करके इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार डबल डिजिट रैंक हासिल किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी, और साथ ही में क्या स्ट्रगल्स आए, क्या अप एंड डाउन्स आए, और किस तरीके से स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की। तो जानते हैं उनकी कहानी को। हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके, तो सर बेसिकली मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा बैचलर्स जो है वो भोपाल से कंप्लीट किया है, चिरायू मेडिकल कॉलेज से। देन उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है वडोदरा गुजरात से। देन जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं पुणे शिफ्ट हो गई हूँ सीएसआर की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो आपका जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है आप पुणे शिफ्ट हो गए ऑफलाइन में यस सर। सीएसआर नेट के। तो यस। फिर ठीक है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्यों लगा कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो सर बेसिकली जैसे ही मैंने मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट किया तो मेरा मेन एम था कि मुझे एमबीबीएस करना है। बट मैंने एमबीबीएस के ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं थोड़ा अब रिसर्च फील्ड में जाऊंगी। तो मेरे जो फादर हैं और मेरा तो हमारा ना ड्रीम थोड़ा मर्ज हो चुका था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, तो अब हम थोड़ा सीएसआर की प्रिपरेशन करेंगे, अब हम पीएचडी करेंगे, देन उसके बाद हम थोड़ा रिसर्च फील्ड में जाएंगे। तो मुझे आइडिया बैचलर्स के टाइम पे ही था कि सीएसआर एक एग्जाम होता है जो पीएचडी के लिए हेल्पफुल रहता है, जो रिसर्चर करवाता है। तो देन मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, देन मास्टर्स से ही मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एंड देन फिर फाइनली मैं पुणे शिफ्ट हो गई। ओके, तो देन आप फाइनली जो है पुणे शिफ्ट हो गए और पुणे से यस। शुरुआत करें। ठीक है। यस। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि देखो, हर किसी बच्चे के पास जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकता है या ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकता है। तो आपने ऑफलाइन वाला ऑप्शन को क्यों चुना। ओके सर, मैंने ऑफलाइन पहले तो मैंने अपने फादर से बोला था कि मैं ऑफलाइन नहीं जाऊंगी, मैं पुणे शिफ्ट नहीं होंगी। बट मेरे पापा का ना आईफास पे बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ही ज्यादा वो ट्रस्ट करते थे फैकल्टी पे। इवन उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी आईफास के बारे में, इवन ऑफलाइन के बैचेस से। तो पापा बोले थे कि अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो तुम ऑफलाइन बैच से ही जाके करोगी, क्योंकि पापा ने थोड़ा फैकल्टी वगैरह से भी बात करी थी। तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो गए थे उस चीज से। तो उन्होंने बोला, पर मैंने पापा से ना इस चीज पे थोड़ा लड़ाई वगैरह भी करी थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पुणे, मैं यहाँ ऑनलाइन बैच से ही पढ़ लूंगी। बट माय फादर वाज लाइक कि नो, अगर हमें तैयारी करनी है तो हम ऑफलाइन बैच से ही करेंगे। तो फिर देन पापा ने मुझे यहाँ पे सीधे भेज दिया। ओके, तो आपको पापा ने जो है पुणे शिफ्ट ही करवा दिया। यस। फिर आपकी जर्नी कैसे रही पुणे के आने के बाद, इनिशियल डेज कैसे रहे, आपका रूटीन कैसे होता था। सर इनिशियली तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा, बट देन थोड़ा थोड़ा वो रूट पे आ गया मेरा। तो मैं मॉर्निंग में उठती थी ऑलमोस्ट 6 बजे। देन क्लासेस हमारी होती थी 9 o'clock पे। तो देन मैं अपने, वैसे वहाँ पे पीजी था हमारे, तो मैं पीजी में रहती थी एंड रेगुलर क्लासेस वगैरह अटेंड करती थी। देन लंच ब्रेक के लिए जाती थी, देन लंच ब्रेक से जैसे ही आती थी तो मैं वहीं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो लाइब्रेरी में मैं ऑलमोस्ट 9 बजे तक पढ़ती थी रात के। देन फिर वापस अपने पीजी आती थी। ओके, तो मतलब रूटीन ही यही था कि लेक्चर, पढ़ाई, पीजी, बस। यस सर। यस सर। ओके।
और क्या एक्सपीरियंस रहा फिर आपका ऑफलाइन का? आपको क्या फर्क महसूस हुआ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क नजर आया? ओके सर, ऑफलाइन का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर था। एक्चुअली मैं ऑनलाइन में ना थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी कि थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करके मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करने लगती थी। तो ऑफलाइन में क्या रहता था कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही है किसी क्वेश्चंस में, किसी टॉपिक में, तो पुणे में फैकल्टी जो है लोकेश सर हैं, लालजीत सर है, राजा सर हैं। अगर मुझे कोई किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं सीधे डायरेक्ट उनके पास चली जाती थी। एंड अगर कहीं जैसे होता है ना कि डिमोटिवेट वगैरह मैं बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं सीधे सर के पास जाती थी, उन्हें सारी चीज़ें बताती थी। तो सर मुझे थोड़ा मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि अरे क्यों नहीं होगा, तुमसे ज़रूर होगा, एटलीस्ट ट्राई तो करो उस चीज़ को। तो उससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ओके, बहुत लाजवाब, शानदार। अब मुझे ये बताइए कि जब पढ़ाई को शुरुआत किया इनिशियली फेज में, सीएसआर नेट का सिलेबस हमें इतना वास्ट देखने को मिलता है, जनरल एप्टीट्यूड भी है, 13 यूनिट भी है, तो आपने कितने यूनिट्स को टारगेट करके चले थे? पूरे 13 के 13 कंप्लीट किए थे, कैसा था? ओके, तो सर ऑनेस्टली ये जो मुझे जेआरएफ जो मिला है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट में मुझे मिला है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ ओनली 6 यूनिट करी थी, बट व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड नंबर। तो देन मैंने सोचा कि ठीक है चलो अब अपनी यूनिट्स को मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगी। तो जैसे ही मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो उस टाइम मैंने सिर्फ 10 यूनिट्स करी। देन जैसे जब मैं एग्जाम में अपीयर हुई तो मैंने रियलाइज किया कि सीएसआर ने ना थोड़ा सा एग्जाम जो क्वेश्चंस है उनमें थोड़ा इवॉल्विंग किया है। तो अब वो क्या करते हैं कि वो 2 यूनिट को मर्ज करके ना एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन करना है तो डेफिनेटली आपको पूरी 13 यूनिट्स करनी ही पड़ेगी। हाँ, आप उस 13 यूनिट्स में कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू स्किप द होल यूनिट। तो फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट जो किया वो पूरा 13 यूनिट प्रिपेयर करके ही किया, बट मैंने कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो स्किप जरूर किए थे। चलिए, और जनरल एप्टीट्यूड की क्या कहानी रही आपकी? सो जनरल एप्टीट्यूड में अगर देखा जाए तो सर मैं माइक्रो बैकग्राउंड से हूँ। ओके। और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक मैथ्स एक फोबिया टाइप का है। तो मेरे लिए भी मैथमेटिक मतलब थोड़ा मुझे डर लगता है ऑनेस्टली। तो बट अभी मैंने जब सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दिया था तो मैंने देखा कि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको उस कंपटीशन में रहना है तो डेफिनेटली आपको पार्ट ए तो सॉल्व करना ही होगा। तो बट जैसे ही मैंने पार्ट ए देखा तो उसमें 8 to 7 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो थोड़ी रीजनिंग बेसिस एंड थोड़ी डायरेक्शन बेसिस होते थे। तो वो थोड़ा अगर आप माइंड यूज करेंगे ना तो वो आपसे थोड़ा बन जाता था। तो इसी बार मैंने जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था इसमें मैंने ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस करे थे, जो कि हाँ जिसमें मेरा एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं गया था। तो मैं क्या करती थी पार्ट ए के लिए ना मतलब एग्जाम के 1 मंथ पहले एवरी सैटरडे एंड संडे आफ्टर माय डिनर मैं हमेशा 10 क्वेश्चंस लगाती थी पार्ट ए के लिए। देन जैसे ही एग्जाम आया मतलब 1 मंथ जब का ड्यूरेशन था एग्जाम का, तो मैं डेली डेली पार्ट ए के 5 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करती थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि संडे टेस्ट का जो होता है, संडे टेस्ट हो जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, रिवीजन हो जाए, इन सब चीज़ों का या मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट का कितना फायदा हुआ आपके प्रिपरेशन में? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मैंने एटलीस्ट एक भी अभी तक की संडे टेस्ट स्किप नहीं करे हैं। इवन मैंने जो मॉक टेस्ट निकला था हमारा आईपास का, मैंने वो भी पूरा दिया है। और ऊपर से मैंने 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी लगाए हैं सीएसआईआर के, प्लस मैंने डीबीटी के भी क्वेश्चन पेपर लगाए हैं। एंड मुझे जो अभी जो फ़ायदा हुआ है, तो आई थिंक जो मैंने पीवाईक्यू लगाया है, और मैंने पीवाईक्यू ऐसे नहीं लगाया कि एक बार लगा के उसको मैंने छोड़ दिया, नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम वो पूरी पीवाईक्यू की बुक लगाई है।
और मतलब जो जिस टॉपिक में मुझे थोड़ा डिफिकल्टी जाती थी, जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैं उसको क्या करती थी कि एक स्टिकी नोट्स बना के रखती थी कि ताकि वो टॉपिक मुझे थोड़ा याद रहे। ओके, बहुत सही तरीके से गए हो, आपकी प्रिपरेशंस रही है। अब मुझे ये बताइए, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब आपका तो एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया, अच्छे रैंक के साथ क्लियर हुआ। अब जो फ्यूचर में आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? ओके, सो सर मेरी टिप ये रहेगी कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं, आप उतना ज़्यादा करिए। मैं मेरा बेसिकली क्या रहता था कि अगर मैंने एक यूनिट कंप्लीट करी, तो मैं उसी यूनिट को 15 डेज़ बाद फिर से उसको रिवाइज़ करती थी। तो मेरा एटलीस्ट 11 टू 12 टाइम तो मैंने हर एक यूनिट को रिवाइज़ किया हुआ है। देन नेक्स्ट है कि पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही है, क्योंकि उससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा-कैसा, क्या-क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू इज मैंडेटरी, एंड पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि आप एक बार लगा के उसको छोड़ दे। नहीं, आपको पीवाईक्यू भी रिपीटेडली सॉल्व करना पड़ेगा। देन थर्ड इज आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का स्किल आप थोड़ा सीख सकते हैं। बढ़िया, चलिए। Thank you so much for sharing थैंक your यू सो मच। experience, your journey with us, and wishing you very all the best for your future. थैंक यू सो मच।